Now the next question is, what do you mean by fundamental rights? Explain the scheme of fundamental right. What is the importance of these right? What is the object behind the inclusion of fundamental right in the constitution? How do they differ from ordinary right? What are their characteristic feature? Are they amendable? Can they be waived by acquiescences? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट है क्या? फंडामेंटल राइट आपके पास एक ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप अपना जो है एक स्टेट के अंदर जीवन यापन कर सकते हो, आप एक इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, सोशल जो एक सिनेरियो है उसमें रह सकते हो, ठीक है ना? तो फंडामेंटल राइट आर द फंडामेंटल बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ फुल इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअल स्टेटस। तो वो अपनी जिंदगी जी सके, उसको जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। तो वो क्या है आपके पास? बेसिक राइट्स। और वो बेसिक राइट्स ही क्या कहलाते हैं आपके पास? फंडामेंटल राइट्स, जो उसके लिए जरूरी है ताकि वो एक फ्री जिंदगी जी सके। और जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो कि मग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उसमें क्या बताए गए हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या फंडामेंटल राइट से क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहली बात, इट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सेकेंड, इट क्रिएट द कंडीशन इन विच एवरी ह्यूमन बींग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी, मतलब वो आसानी से जीवन यापन कर सकता है, वो पर्सनली बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। एंड थर्ड, ये स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अगर कभी भी स्टेट किसी ह्यूमन बींग के राइट्स को एनरोच करती है तो उसके अगेंस्ट रिट्स दायर करवाई जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। Second, it create the condition in which every human being can develop his personality. Third, it impose negative obligation on the state not to encroach on individual liberty in the various dimension. हमने पढ़ा है कि अगर फंडामेंटल राइट को कभी भी ब्रीच किया जाता है स्टेट के द्वारा तो उसके अगेंस्ट में रिट्स दायर करवाई जा सकती है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये फंडामेंटल राइट बेसिकली सिटीजन को मिले हुए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन को भी मिले हुए हैं आपके पास, जो नॉन रेजिडेंट्स वगैरह होते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट मिले हुए हैं कि कभी उनकी लाइफ टू लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब बेसिक राइट्स को अगर एक्सप्लॉइट करा जाता है या एनरोच करा जाता है स्टेट के द्वारा तो रिट्स के थ्रू उन राइट्स को दोबारा से जो है वो लाया जा सकता है। अब हमारे पास है व्हाट इज द स्कीम ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 में राइट्स मेंशन है। तो किस किस तरीके से राइट्स मेंशन है? सबसे पहले तो आर्टिकल है, इसके अंदर 26 आर्टिकल है टोटल, 8 सब हेड है। फर्स्ट हेड है जर्नल, जो आर्टिकल 12 और 13 जिसमें स्टेट को डिफाइन करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। फिर सेकेंड है राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 to 18। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इसमें सभी तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो आपके पास इक्वालिटी टू राइट टू इक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 के सबको बराबर का हक है गवर्नमेंट जॉब्स में भाग लेने का। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये सारे कवर होते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर, आर्टिकल 14 से लेकर आप देख सकते हैं आर्टिकल 15, 16, 17, 18, राइट। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अब इसमें आपके पास कुछ 6-7 राइट्स दे रखे हैं। राइट टू फ्रीडम में 7 फ्रीडम्स है आपके पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप बोलने का आपके पास राइट है। पीसफुल असेंबली करने का आपके पास राइट है। राइट टू एसोसिएशन, यानी यूनियन आप बना सकते हो। फ्रीली मूव कर सकते हो टेरिटरी में कहीं पर भी। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, किसी भी पार्ट में आप टेरिटरी के रह सकते हो। राइट टू होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये राइट जो अब है ये अब आपके पास जो है वो हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट में से हटा दिया गया है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर आपको ऑफेंस में कन्विक्ट करा जाता है तो प्रोटेक्शन मांग सकते हो आप। पर्सनल लाइबिलिटी की और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का आपके पास राइट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, तो अगर आपको अरेस्ट करा जा रहा है तो आप उसके लिए अरेस्ट वारंट मांग पूछ सकते हो कि अरेस्ट वारंट है या नहीं है। तो इस तरीके की फ्रीडम्स भी आपको अवेलेबल है, दैट इज आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। नाउ फोर्थ हेड राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें फोर्स्ड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिक जो है उसे रोकने की कोशिश करी गई है। आर्टिकल 23 और 24 इसके अंदर कवर होता है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें फैक्ट्रीज में काम ना करवाया जाए, इसको लेकर भी आपके पास इसमें राइट्स है, प्रोहिबिशन ऑफ फैक्ट्रीज। फिर उसके बाद
पांचवा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 25 to 28। इसमें फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन या प्रैक्टिस, आप कोई भी रिलीजन आप अपनाना चाहते हो, जो प्रोफेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अगर आप कोई भी रिलीजियस पार्टी करना चाहते हो, रिलीजियस कुछ भी रिलीजियस सेरेमनी करना चाहते हो तो वो आप आसानी से कर सकते हो। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो आप किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर डोनेशन वगैरह करना चाहते हो तो उसको लेकर भी पूरी फ्रीडम है आपके पास। फिर सिक्स्थ आता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया है इसके अंदर, एंड जो राइट्स हैं उनके एजुकेशनल राइट्स हैं उसके बारे में भी इसमें मेंशन करा गया। फिर सेवेंथ हेड था राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज ऑर्डिनरी राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है अब आपके पास, तो आपके पास ये सारा है। और 8th पॉइंट में आपके पास सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रखी हैं कि अगर ऊपर दिए हुए फंडामेंटल राइट को कोई भी स्टेट द्वारा एनरोच करा जाता है, स्टेट की डेफिनेशन हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेट के अंदर आता है, कोई भी लोकल बॉडीज, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्टेट के अंदर कवर होता है, तो वो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट को एनरोच करता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसको अवेलेबल हैं, ये पार्ट 8 में आपको मेंशन करी गई है। तो पूरे तरीके से जो पार्ट 3 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 8 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जिसमें जो 7th पार्ट था राइट टू प्रॉपर्टी वो कहीं एलिमिनेट होकर ऑर्डिनरी लॉ में चला गया आपके पास। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, तो पहला फीचर यह है कि फंडामेंटल राइट आर बेसिकली जस्टिसेबल का मतलब है दे आर द मैटर ऑफ सब्जेक्ट विच कैन बी ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी जब फंडामेंटल राइट्स को एनरोच करा जाएगा स्टेट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, जनरली स्टेट के द्वारा, तो हबी कॉपर्स और ये कुछ रिट्स हैं जिसके जरिए से आप उसके लिए ट्रायल चलवा सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। सेकंड है सर्टन राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो काफी राइट्स हैं वो किसको मिले हुए हैं, सिर्फ सिटीजन्स को, और कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं। थर्ड है सर्टन राइट आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्ट, तो कुछ राइट तो ऐसे हैं जिसमें आप स्टेट के अगेंस्ट में रेमेडीज प्रॉपरली ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी जो लॉ होते हैं, जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं आपके पास और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो अगर हम बात करें ऑर्डिनरी लॉ की तो दैट इज पास्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया। तो जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं जिसे उससे आपको कोई भी राइट मिल जाता है तो वो आपके पास ऑर्डिनरी लॉ कहलाते हैं। तो आपके पास जो ऑर्डिनरी लॉ है दैट इज पास्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, और जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। जनरली जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो अगेंस्ट द पर्सन है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो बेसिक फीचर है वो अगेंस्ट द स्टेट है। उसके बाद जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं दैट कैन बी विड्रॉड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसने उसे बनाया था वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट कैन नॉट बी विड्रॉल, ठीक है, और इनकी अमेंडमेंट भी काफी मुश्किल होती है। उसके बाद जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं ये बेसिकली रिलेशन किसके बीच में बताती है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपका रिलेशन बताती है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, ठीक है। फिर आपके पास फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड, मतलब कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, अबंडन नहीं कर सकता किसी भी फंडामेंटल राइट को, लेकिन ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं उन्हें वेव किया जा सकता है, उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है, उन्हें अबंडन किया जा सकता है। उसके बाद ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट में आपको लीगल रेमेडीज मिली हुई है, लेकिन जो आपके पास फंडामेंटल राइट है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आर द फंडामेंटल राइट अमेंडेबल, तो आर द फंडामेंटल राइट अमेंडेबल, तो जनरली तो लॉ ये कहता है कि एनी एक्ट, एनी ऑर्डर, एनी लॉ विच बेसिकली एक्सप्लॉयट द फंडामेंटल राइट या एनरोच द फंडामेंटल राइट इज टोटली वॉइड, ठीक है। बट कुछ केसेस आगे हुए तो जिनको ऐसा कहा गया कि अगर अमेंडमेंट करी जाती है फंडामेंटल राइट्स में तो वो इलीगल नहीं होगी। तो कुछ ऐसा अलग अलग केसेस हुए। तो एक केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हुआ था, उसमें बस ये बोला गया था कि जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उनको तो आप चेंज कर सकते हो, और जो
कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है उनमें अमेंडमेंट करी जाती है, उनमें अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन वो अमेंडमेंट पूरे तरीके से जस्टिफिएबल होनी चाहिए। तो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, देयरफॉर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एंड अमेंडमेंट शेल नॉट अगेंस्ट द लॉ। इस बात का ध्यान रखना है कि दैट अमेंडमेंट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। फिर सवाल ये उठता है, कैन फंडामेंटल राइट बी वेव्ड? तो जवाब है ना, फंडामेंटल राइट को वेव नहीं करा जा सकता। तो इसमें क्या है कि कोई भी सिटीजन अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकता कि हमारी फंडामेंटल राइट मुझे ये छोड़ देने मैं वेव कर लूं, तो वो अबंडन नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को।